नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लोग एक श्रृंखला संचालित कर रहे हैं जिसके अंदर संपूर्ण पीवाईक्यू का एनालिसिस आपके सामने किया जा रहा है। इसके 2 सेशन इससे पहले हो चुके हैं। पहले सेशन के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 8 के ठाट के माध्यम से देखे। 8 क्वेश्चन आप देखेंगे और उसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में ठाट करके आएंगे। ये हम लोगों की एक टैगलाइन के तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरे सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसमें कमेटीज़ का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में डिस्कशन दिया गया था, और एक दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कहाँ से हैं। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा और आप लोगों ने बहुत सारी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस सेशन के अंदर हैं इसके अंतर्गत हम अगले 30 से 35 मिनट तक आपके साथ जिस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के संबंध में हम आज डिस्कशन करेंगे। आप इन आए हुए 8 पीवाईक्यू के माध्यम से उस संपूर्ण चैप्टर का क्रक्स समझ सकते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 8 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, विशेष रूप से स्टेट पीएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, या यूपीएससी में प्री के स्तर पर 24 तारीख को जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें आने वाले पीवाईक्यू से कोई भी उसी थीम पर आया हुआ क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे हमारी इस डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमने आपको पहले दिन ही बोला था आपसे कि यदि आप इस सेशन का पूरा यूज़ लेना चाहते हैं, या मैं कहूं कि इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इसका सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि आप अपने पास एक पेपर यानी एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, और उस कॉपी पेन के ऊपर यहाँ से कुछ की पॉइंट्स को नोट करिए। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, आप यकीन मानिए कि आप याद करने में थोड़े से कच्चे रहेंगे। फिर मैंने जैसा बोला है आपसे, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बोला है कि बच्चे पढ़ते तो सब हैं, उसके बाद भी बार बार पढ़ने के बाद भी वो चीज़ गलत हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके रिवीजन की बहुत कमी होती है, और उस रिवीजन की कमी को ही पूरा करने के लिए हम इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन एक होता है, हम उसमें कोशिश करते हैं कि 4-5 ऐसे फैक्ट आपको सामने ला दिए जाएं, 4-5 ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने ला दिए जाएं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन कम से कम कवर कर रहा हो। उसी के अंतर्गत आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है संविधान के प्रथम अनुच्छेद, पहले आर्टिकल के बारे में आपसे बात हुई है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। ये पूछना ये चाह रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट आर्टिकल के अंदर भारत को क्या कहा गया है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के 2008 के क्वेश्चन में 2008 के पेपर में आया हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझेंगे। पहले देखिए, अब आप मैंने उसमें पूछा गया था आपसे आर्टिकल 1 के अंदर, तो आर्टिकल 1 की जो हेडिंग है या इसका टाइटल है वो क्या है, संघ और उसके या उसका राज्य क्षेत्र। ये उसके ही सही है, ये ठीक नहीं है। या इंग्लिश में उसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आपका आर्टिकल 1 के अंदर एक टाइटल देखने को मिलेगा। अब उसने पूछा इस आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया को क्या कहा गया, यानी भारत को क्या कहा गया। तो आप इसके अंदर देखेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इसमें आपको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया दैट इज भारत
इंडिया दैट इज भारत shall be a union of इंडिया। कौन से दो शब्द यहां पर आपको देखने को मिले? ये देखिए आप, एक ये हो गया भारत, इंडिया, ये दो शब्द यूज हुए हैं भारत के लिए, और होगा क्या? यूनियन ऑफ इंडिया, राज्यों का संघ। ये तीन बातें आपको आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 से देखने को मिल जाएंगी। अगर आपने इसको सुन लिया है, दूसरा यहाँ पर हिंदी में जब उसे लिखते हैं तो उसमें लिखा जाएगा आपका ऐसे, एक सेकेंड, इसको लिखा जाएगा हिंदी के अंदर इंडिया अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। कितनी बातें मिली हैं आपको? भारत के लिए जो शब्द यूज हुए हैं तो उसमें एक इंडिया शब्द यूज हुआ है, एक भारत शब्द यूज हुआ है, यानी इंडिया भी कहा गया है, भारत भी कहा गया है। दूसरी बात आपको देखनी है इसके अंदर कि भारत को क्या बताया गया है? भारत को बताया गया है इसके अंदर राज्यों का संघ। अब हम आपको ये बता देते हैं, आगे के किसी क्वेश्चन में आपके साथ पूछ लिया जाएगा, तो यहीं पर आप देख लीजिए, ये जो टर्म आ रहा है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया यानी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। यह बात कहने के पीछे भारतीय संविधान में दो मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है। तो इसके लिए आप देखेंगे, इसमें बोला गया है कि भारत में जो राज्य हैं, भारत में राज्य, या यूँ कहें कि भारत का जो संघ है और राज्य जिनको मिलकर हमारा संघीय ढांचा तैयार हुआ है, इस संघीय ढांचे में राज्यों के साथ किसी समझौते के माध्यम से ये संघ नहीं बनाया गया। यानी ऐसे कह सकते हैं कि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो राज्यों के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, उसके बाद उनका यूनियन बनके तैयार हुआ है, उसको फेडरेशन ऑफ यूएसए बोलते हैं, फेडरल सिस्टम है उनका। हमारा भी है, लेकिन हमने डिफरेंट टाइप से लिया है। पहली शर्त एक इसमें, या पहली इसकी विशेषता ये है कि राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम हमारा संघ नहीं है, जबकि अमेरिका के यहाँ पर राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि राज्यों को संघ से अलग होने की छूट नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने की छूट नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो राज्य हैं उनको रीजनल सोवरेनिटी का राइट नहीं मिला हुआ है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ के राज्यों की सीमाओं को बदलने का, हमारे यहाँ के राज्यों की स्थिति को बदलने का, हमारे यहाँ के जो राज्य हैं उनको छोटा करने का, किसी दूसरे राज्य का भाग उसके अंदर मिला देने का, ये सारा राइट संसद को दिया हुआ है। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि नहीं साहब आप हमारी बाउंड्री में ये बदलाव नहीं ला सकते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो राज्य हैं उनके अंदर संघ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता है। ये दोनों बातें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बहस के दौरान एक्सप्लेन की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को यूनियन ऑफ इंडिया कहने का क्या अर्थ है ना। उन्होंने बताया कि भारत को हम यूनियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि भारत का जो संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, उन्होंने बताया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ से याद रखेंगे, और एक स्टेटमेंट आप ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 1 आप ये याद रखेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया भी बोला गया है, भारत भी बोला गया है, और इसको राज्यों का संघ कहा गया है। बैक टू अवर क्वेश्चन, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और यहाँ पे देखिए अब आप, इसमें पूछा गया था आपसे फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
इंडिया क्या बताया गया है। अब मुझे लग रहा है कि अब आप आसानी से इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या आप लोग पहुंच पा रहे हैं या नहीं? अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन। बताइए अब आप लोग कहां तक पहुंच रहे हैं इसके बारे में। यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यही तो आंसर होना चाहिए, राज्यों का संघ, यही हमने यहां पे बताया है ना, ये राज्यों का संघ। तो आप लोग यहां से इसके आंसर को मार्क कर लेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, ये आपका आंसर हो जाएगा। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मुझे लग रहा है आप लोगों को अब ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे ये। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। पहले तो आपको ये समझना है कि आर्टिकल 3 के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसने कहा है कि कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो आर्टिकल 3 के अंदर इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाई द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ 3। इस आर्टिकल 3 के अंदर हमें देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो उसके अंदर कवर नहीं होता है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये जानना चाहिए, क्वेश्चन करने से पहले आपके पास जो बुकलेट आती है उस पर आप मार्क कर सकते हैं, और उस मार्क के दौरान आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे कि आपको उस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। जब आपको वो क्वेश्चन पता होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो आप आसानी से उसके आंसर को बता पाएंगे। ठीक है, अब हम पहले आप लोग उस आर्टिकल को समझ लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 1 आपने देख ही लिया है ना। अब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दो को आर्टिकल को आपको बताते हैं। आर्टिकल 3 ये न केवल स्टेट पीएससी के लिए बल्कि यूपीएससी के स्तर पर भी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसमें उलझ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने क्या होता है कि इसको आसान समझ के इसको ये सोच लिया जाता है कि ये तो बिल्कुल सरल है, तो उसकी सरलता की वजह से उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। आप लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 2 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या तो यहां पर हो रहा होगा या नए राज्यों का या नए राज्य या राज्यों का निर्माण, ये दो क्लॉज हैं इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 3 जो है ये क्या है, पुनर्सीमांकन के लिए बनाया गया आर्टिकल है। पुनर्सीमांकन, रीऑर्गेनाइज किया जाता है, या ये ऐसे कह सकते हैं इसमें बाउंड्रीज को छोटा बड़ा अमेंड, और उसके अलावा बाउंड्रीज के उसके राज्य के नाम में परिवर्तन, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। क्या क्या कर सकता है संसद, किसी राज्य की सीमा को या तो बढ़ा सकता है, किसी राज्य की सीमा को या तो घटा सकता है, यानी बाउंड्रीज को या तो बढ़ा सकता है, बाउंड्रीज को घटा सकता है, किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को लेकर किसी अन्य राज्य क्षेत्र में शामिल करा सकता है। यहाँ लिख लो, किसी राज्य क्षेत्र के भाग को लेकर किसी अन्य राज्य में शामिल करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे और क्या कर सकता है, किसी राज्य के, कोई राज्य है
उसके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, परिवर्तन, किसी राज्य के स्टेटस में परिवर्तन, राज्य के स्टेटस को चेंज कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। तो ये काम किए जाएंगे आर्टिकल 3 के अंदर, ये दो काम किए जाएंगे आर्टिकल 2 के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि इस आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कुछ सेवा शर्तें दी गई हैं, उनको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिया गया है। अभी हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ देखिए अब आप, इसमें पहला दिया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। दूसरा दिया है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। फिर दिया है अल्टरेशन इन द नेम ऑफ स्टेट। ये दोनों तो आपको मिल ही गए, बिल्कुल जैसा कि हमने आपसे बोला, बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिल गए। चौथे नंबर पे लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। हमने आपको ये बात लिख के यहाँ आर्टिकल 2 के अंदर बताई है, ये नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये बात यहाँ पर आर्टिकल 2 के अंदर आ गई। तो अब आप अपने आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हो। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये बात आर्टिकल 2 की हो गई, ये बात आर्टिकल 3 की नहीं है। तो आर्टिकल 3 में कौन से आएंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और अल्टरेशन इन द नेम ऑफ स्टेट। ये यूपीपीसीएस के 2020 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल गलत हुए, मेरे साथ कई बच्चों के इस क्वेश्चन में हमने गलती देखी। क्यों हुआ गलत? क्योंकि ये बड़ी बारीकी से पढ़ने का विषय है। ये जो यूनिट है संघ राज्य क्षेत्र वाली, इसको बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है। यहाँ शब्दों से ही चीज़ें इधर उधर हो जा रही हैं, तो आपको भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर नए राज्यों का गठन हो जाता है आर्टिकल 3 के अंदर, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आर्टिकल 3 से हो जाता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन भी आर्टिकल 3 से हो जाता है। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के माध्यम से नहीं होता है। तो आपका डी जो ऑप्शन है यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, मान लिया हमने कि आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही वो आंसर मिल गया, लेकिन आप फिर भी चारों ऑप्शन इसके पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर तक पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई बार भाषा के स्तर पर अंतर होने के कारण आपका आंसर हो सकता है सेम लैंग्वेज लिखी हो और सी वाला आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो और ए वाला उससे कम अप्रोप्रिएट हो। क्योंकि आपसे जो प्री के अंदर आंसर मांगा जाता है उसमें विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, यानी रिटन में लिखा हुआ है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुँचना है। इसलिए आप हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप सारे विकल्प पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट है आपका ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कुछ कथन दिए गए हैं। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके संघ सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर सकती है तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकती है। ये तो हो गया आपका एसर्शन, ये लिखा है ना एसर्शन। क्या दिया गया है? By changing the boundaries of a state, the union government can end regional imbalance and thereby achieve national integration and promote the spirit of national unity। ये assertion है। उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है कि राज्यों को इस प्रकार के पुनर्गठन का विरोध करने का अनिवार्य अधिकार नहीं है। यहाँ पर है होता तो कुछ और मीनिंग आता, नहीं है। रीजन में क्या दिया गया है? द स्टेट हैव नो कंपल्सरी राइट टू अपोज सच रीऑर्गेनाइजेशन। संघ सरकार के द्वारा जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है इसमें राज्यों को किसी भी प्रकार का, ऐसे सीधा स्पष्ट लिखा है कि अनिवार्य अधिकार नहीं है किसका? इस पुनर्गठन के विरोध का। यहाँ पर अब दिया गया है नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें बोला है ए सही है किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों असत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये असत्य लिख दिया है। बोथ ए एंड आर
आर फॉल्स एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप आर्टिकल 3 के कुछ क्लॉज जो उधर छोड़े थे हमने, उन क्लॉजेस को आप देख लीजिए। जब आर्टिकल 3 की बात आएगी तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी होंगी, उसके बाद आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, जब भी आर्टिकल 3 को पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा तो उसके लिए 2 शर्तों को उसको पूरा करना पड़ेगा। पहली शर्त ये होगी कि किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए कोई भी बिल अगर लेके आना है, यानी राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बिल लेकर आना है, तो उस बिल को प्रेसिडेंट की संस्तुति यानी उनकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, सहमति आपको प्रेसिडेंट से पहले लेनी पड़ेगी। एक बात ये हो गई। दूसरा, जो रिलेटेड स्टेट होगा, रिलेटेड स्टेट, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है संघ सरकार, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को एक निश्चित समय सीमा की अवधि के अंदर उस बिल पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भेजा जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। रिलेटेड स्टेट को राष्ट्रपति मत व्यक्त करने के लिए कहेगा। अब इसमें हमने एक बात यहां पर बोली कि रिलेटेड स्टेट को राष्ट्रपति मत व्यक्त करने के लिए कहेगा, और उस रिलेटेड स्टेट को फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर उस विषय पर अपना मत व्यक्त करना ही होगा। 2 बातें यहां पर मिली, तभी उस आर्टिकल 3 के अंदर जो हमने क्लॉज बताए थे 5, उन क्लॉज का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। उससे पहले ये 2 शर्तें हैं। साथ ही आपको याद रखना होगा कि अगर इस फिक्स्ड टाइम के अंदर यानी निश्चित समय सीमा के अंदर अगर राज्य अपना मत व्यक्त नहीं करते हैं, तब भी पार्लियामेंट उस बिल को आगे बढ़ा सकती है, बिल को पास कर सकती है। यहाँ से एक जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि राज्यों के द्वारा दी गई सलाह संघ के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है, एक बात। दूसरी, इस टाइप के जितने भी बिल पास होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, ना कि विशेष बहुमत से होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देख लीजिए कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके संघ सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर सकती है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा दे सकती है। आर्टिकल 3 के अंदर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि संघ की सरकार ये सारे अधिकार रखती है। यहाँ ये दिया गया है कि राज्यों को इस प्रकार के पुनर्गठन का विरोध करने का अनिवार्य अधिकार नहीं है। तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो अब ए सही है, आर गलत, ये तो हो नहीं सकता। ए असत्य, ये भी नहीं हो सकता। इसमें लिखा है ए और दोनों असत्य हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए बी वाला आपका आंसर हो जाना चाहिए। यह आपका आया है यूपीपीसीएस के 2023 के पेपर के अंदर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ये जो डिस्कशन हो रहा है ये कैसा लग रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये डिस्कशन किया जा रहा है मुझे लग रहा है इतना होलिस्टिक ढंग से इसको इंटीग्रेटेड बनाया गया है कि आप खुद ही इसको देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन एक होता है, उसके माध्यम से आपको 5 क्वेश्चन कम से कम, 4 क्वेश्चन कम से कम सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इसमें अपने कमेंट के माध्यम से इस प्रोग्राम के बारे में या अपनी क्या आपने इससे सीखा, इसके बारे में आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ शिक्षा को प्राप्त कर सकें या ज्ञान अर्जित कर सकें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस बात को आपको भी समझना होगा। मुझे तो समझ आ गया, इसीलिए मैं तो आपके सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। यहाँ पर अब 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड? इसके लिए हम यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद 1950 में भारत के अंदर 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, इतने प्रकार के राज्य बनाए गए थे। आगे कुछ भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी देश के अंदर, तो एक आयोग
धर आयोग आया, उसके बाद जेबीपी समिति आई, लेकिन हम सीधे यहीं पर आते हैं। इसमें आप एक आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। उसके माध्यम से ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संशोधन, इन दो क्रिया विधियों के माध्यम से, यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर जब राज्यों का गठन किया गया तो भारत में दो प्रकार से राज्यों को बनाया गया। यानी एक तो बनाए गए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और दूसरे बनाए गए यूटीज। तो ये फजल अली आयोग के द्वारा जो राज्य और यूटी को मिलाकर जो अपनी सिफारिश की गई थी, यानी रिकमेंडेशन दी गई थी, उस रिकमेंडेशन के अंदर 14 राज्य और 3 यूटी बनाने की सिफारिश की थी। ये इतनी बात आपको वहां समझ लेना है। इसमें पूछ रहा है कि कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से बनाए गए थे। तो अब आप इसको सीधे आंसर की तरफ आते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से बनाए गए थे। यह क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश को ये क्वेश्चन बड़ा प्रिय लगता है, यानी मध्य प्रदेश आयोग को, क्योंकि उसने 2025 में पूछा, 20 में पूछा, 2004 में पूछा, आगे फिर से पूछा जा सकता है। और तो इस बात के लिए आपको आगे के लिए बहुत विशेष रूप से प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन 4। अब आगे क्वेश्चन है 5th नंबर का। जैसा हमने आपको अभी कहा, विच 2 मेंबर वर एसोसिएट विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के बारे में हमको बताना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। हमने जैसा कि आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में एक आयोग का गठन किया गया था, है ना, एक आयोग का फॉर्मेशन किया गया था। उस आयोग के अंदर क्या हुआ था, 2 सदस्य थे। अब उन 2 सदस्यों में कौन से सदस्य थे, यानी ये 3 सदस्यीय समिति थी 1+2। इसके अंदर जो एक सदस्य थे वो थे H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। एक तो ये व्यक्ति इसके अंदर सदस्यता कर रहे थे, तो यानी ये एक तो ये 4 हो गया आपके लिए, है ना। और एक थे H.M. पनिक्कर, ये 2 लोग इसके अंदर सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित किया गया और हमारे यहाँ पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो एक ये हमने बताया। अब आपको आंसर ढूंढना है, तो 2 और 4 इसमें कहाँ पर आ रहे हैं। 2 और 4 आपको मिलेंगे 2 और 4 के अंदर। ये बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें आप देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये है एक आपका स्टेट के फॉर्मेशन के लिए डेट्स बतानी है आपको, राज्यों को उनके गठन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसके अंदर आपसे पूछा है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम को, इनकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। तो आप एक स्लाइड देखिए पहले, ये कौन सा पूछा था हमसे, एक तो पंजाब पूछा था। यहाँ पंजाब कहीं दिख रहा है आप लोगों को, पंजाब। एक तो नागालैंड हमसे पूछा गया है ना, तो नागालैंड को आप देख लीजिए। नागालैंड आया 1963 में। और कौन सा था इसके अंदर राज्य, ये हो गया 1963। एक है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश ये हो गया 1987 में, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 1987 में। एक है सिक्किम,
सिक्किम के बारे में अभी हम थोड़ी सी स्टोरी भी आपको बता दे रहे हैं। ये है सिक्किम, सिक्किम ये 1975, ये 1975। पंजाब वहाँ पर शायद दिया नहीं है, पंजाब को आप ऐसे देख लीजिए। इसमें सबसे लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, 2 ऑप्शन यहाँ पर लास्ट है और यहाँ लास्ट है। उससे पहले आपका आ रहा है 1970, ये 6 और 1975 दोनों डेट यहाँ पर आएंगे, अभी हम बता रहे हैं दोनों का डिफरेंस। उसके बाद ये 4 वाला ये आ रहा है, उसके बाद ये वाला आता है आपका 1966 में। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है 3142 ये हो जाएगा आपका आंसर। सिक्किम की स्टोरी ऐसे सुन लीजिए आप। 35वां संविधान संशोधन जब आया 1975 का, तो सिक्किम को भारत का अंग बना दिया गया, राज्य के रूप में नहीं शामिल किया गया, भारत के एक क्षेत्र के रूप में उसे शामिल कर लिया गया। जब 36 नंबर का अमेंडमेंट लेकर आए 1976 में, तो फिर सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। इसलिए ये 2 डेट आपको मिलेंगी, आप लैंग्वेज समझेंगे पहले कि कब उसे राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी किस संविधान संशोधन के माध्यम से उसे राज्य का दर्जा दिया गया है, और कब उसे शामिल किया गया है। ये चीज़ आप इससे समझ जाएंगे। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, आपका आंसर हो जाना चाहिए 3142। ये जो मैं स्लाइड आपको दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे जितने भी स्टेट बने हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, ये भाषाई आधार पर गठित किया गया सबसे पहला राज्य है भारत का, 1956 में बना, इसको आप देख लें। केरल के बारे में देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड 63, हरियाणा 66, हरियाणा से अलग होकर ही पंजाब बना था, 66 का ये लिखा हुआ। हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72, 72 में ही मणिपुर, देखो ये 3 72 के हैं। सिक्किम ये है 1975 का, ये सिक्किम भी वहाँ पर पूछा था। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा ये 3 राज्य 87 के हैं, तो आप इनको देख सकते हो। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये एक ही समय में बने हैं, तो आप इनको अलग से देख सकते हो। और लास्ट ये अभी में तेलंगाना बना हुआ है राज्य के रूप में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे इसको देखेंगे और याद करेंगे अपने स्तर पर। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है ना। 7 के अंदर आपसे पूछा गया है संघ और उसके क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन और इसकी टेरिटरीज। क्या बोला गया है? सिंपल फैक्ट लिखे हुए हैं, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया कंसिस्ट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सेकंड नंबर पे लिखा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी शासन प्रणाली संसदीय है। इसमें आपसे पूछा है सही कथन बताना है। हमने आपको कहा कि आपको पेपर के ऊपर मार्क करना है, सही पूछा है तो सही जगह पर करना है, अगर उसने कहा है कि गलत बताना है तो गलत पे मार्क करना है। मार्क नहीं करेंगे तो आप जहाँ सही पूछा होगा हो सकता है वहाँ गलत वाला आंसर करके आए, जहाँ पूछा हो कि गलत क्या है हो सकता है सही स्टेटमेंट पे आप करेक्ट करके आ जाए। बाद में फिर वही रह जाता है, हमारा एक क्वेश्चन से प्री रुक गया, हमारे 2 नंबर से रुक गया, क्यों? गलत हो जाते हैं। आप उसमें पूछा था नहीं, आप करके आ रहे हो हाँ वाले पर, तो कैसे होगा? तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये तो अभी वर्तमान की प्रेजेंट सिचुएशन तो ये सही है, प्रेजेंट में यह बात, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये छत्तीसगढ़ पीएससी के अंदर 2023 में पूछा गया है, 2023 के छत्तीसगढ़ पीएससी में ये क्वेश्चन आया है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला बिल्कुल सही लिखा है। अब आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीएम्बल से रिलेटेड है, एक्चुअल में आपको इसमें प्रीएम्बल की लैंग्वेज दी गई है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, कुछ शब्दों के ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ये समाजवादी, फिर उसके बाद एक ये पंथ निरपेक्ष। ये जो 2 शब्द इसके अंदर दिए हैं, ये दोनों शब्द इस संविधान की जो प्रीएम्बल थी ओरिजिनल उसके अंदर नहीं थे। इसके लिए एक अमेंडमेंट होता है, 42 नंबर का अमेंडमेंट है, 1976 में आया। उसके अंदर से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और था इसमें अखंडता, ये 3 शब्दों को इसके अंदर ऐड किया गया था। तो आप नोट कर सकते हो इसको, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रीएम्बल की लैंग्वेज इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। इस तरीके से तो ये बात यहाँ तक एकदम सही हो गई है। आगे लिखा हुआ है जिसकी शासन प्रणाली संसदीय है। तो आप इस संसदीय प्रणाली के लिए यहाँ आप देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 75, इसके अंदर संसदीय ये केंद्र के स्तर पर संसदीय प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अब आपको कहाँ पहुँचना है, सही आंसर कौन सा है इसमें से, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हैं। तो ये आपका सी नंबर वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी इसका सही हो जाएगा। आप यहाँ भी लगा लेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट और योर आंसर विल बी सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। अब आपको इसमें बताना है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई कानून अगर बनाना है, हमने आपको आर्टिकल 2, 3 इनका इम्प्लीमेंटेशन बताया है पिछले इन्हीं 8 क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान। आर्टिकल 1 भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप इसके आंसर तक तो आसानी से पहुंच ही सकते हैं कि इस एक्ट को कौन बना सकता है, इसको किसने बनाया होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का फॉर्मेशन कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, है ना। राज्यों के पास तो इस तरीके का कोई अधिकार है नहीं, राज्य तो करेंगे नहीं, तो पार्लियामेंट के द्वारा ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी आज की डिस्कशन यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें और इसमें हम क्या सुधार और ला सकते हैं यह बात भी आप हमें बता सकते हैं। और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।